तो सब बच्चों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जो बच्चा क्लास में जुड़ा है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एक नई टॉपिक की। हम चैप्टर नंबर, आपको शायद पता होगा, पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला यूनिट था हमारा फर्स्ट, जिसका जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक खत्म कर दिया था और कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ रहे थे। काफी टॉपिक्स पढ़ भी लिए थे। जो लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगी तो हम उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। और लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने एक्सप्रेशन निकाला था इसकी कैपेसिटी का। तो छोटा सा उसका रिवीजन भी मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। तो जो आज का टॉपिक रहने वाला है, वो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो रहेगा एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके बाद जैसे ही हमें टाइम मिलता है तो हम इसके बाद बेटा जी स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को भी डिस्कस कर लेंगे। कोशिश रहेगा ये टॉपिक्स आज की इस क्लास में खत्म कर दे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाले। ठीक है, तो ये हमारे आज की क्लास के जो है वो मेन टॉपिक रहेंगे। तो अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम बेटा जी हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था, हमने पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर आपको याद होगा तो हमने 3 केस किए थे। तो जो सबसे पहला केस था, अगर आपको वो याद हो, तो उसमें हमने कुछ इस तरह से डिस्कशन किया था। मैं अभी थोड़ा सा आपको बना के बता दूं। तो बेटा जी उसके अंदर हमने ना ऐसे पैरेलल, अरे ये क्या हो गया भाई, हमने एक पैरेलल प्लेट बनाई थी। इस तरह से जुगाड़ सा बनाया था पैरेलल प्लेट वाला। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम, क्योंकि पैरेलल प्लेट में 2 ही तो होते हैं ये। तो बेटा जी ये कुछ इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट था हमारे पास। ठीक है जी। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आपको याद होगा एक प्लेट ये हुआ करती थी और दूसरी प्लेट हमारे पास बेटा जी ये हुआ करती थी। इनमें से एक प्लेट आपको पता है अर्थिंग होती थी, जिसके साथ, यानी जो अर्थ के साथ कनेक्टेड हुआ करती थी। तो ये प्लेट अपन पी मान लेते हैं, ये प्लेट अपन क्यू मान लेते हैं। तो पहला केस था जब ये खाली हो, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके बीच का जो सेपरेशन है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है, और इस प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा जी वो ए है। तो क्या था कैपेसिटी का फॉर्मूला, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो जो कैपेसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था वो बेटा जी हुआ करता था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, है ना। ये विदाउट स्लैब था, जब कुछ भी नहीं था। और जैसे ही हम इसके अंदर यहाँ पर स्लैब इंट्रोड्यूस करते थे, मैं दूसरा जो है वो भी बता ही देता हूँ इसी से। तो बेटा जी अगर दूसरे केस की बात करें तो वो था विद कंडक्टिंग स्लैब, मतलब जो दूसरा केस था वो कंडक्टिंग स्लैब का था, विद कंडक्टिंग स्लैब जो था। तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर भी आपको याद होगा हमने इसके अंदर इस तरफ यहाँ पर एक मटेरियल की स्लैब लगा दी थी जो मेटल का पीस हो, और जो उसकी जो थिकनेस है बेटा जी वो टी मानी थी। हमने माना था जो टी था वो लेस देन डी था। तो हमारे पास जो कैपेसिटी का फॉर्मूला आया था उसमें सी डैश लिख देता हूँ, वो आया था ए एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड बाय जो था वो डी माइनस टी। ये फॉर्मूला बन गया था इस केस में। एंड थर्ड केस की बात करें अगर हम, तो थर्ड केस में बेटा जी हमने क्या लिया था, थर्ड केस में हमने विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था। इसके अंदर जो मटेरियल था वो कोई कंडक्टर नहीं था, वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब था। यानी इसके अंदर एक ऐसा पीस रख दिया जो कि एक इंसुलेटर है, जिसका अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी थिकनेस भी टी हमने मानी थी, वेयर टी इज लेस देन डी। तो इसकी जो कैपेसिटी का फॉर्मूला बन गया था वो कुछ इस तरह से था, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके जो है न्यूमेरिकल पर्पस के अंदर भी काफी यूजफुल है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे स्पेशल केस थे, सबसे स्पेशल केस थे जो आपको याद करने थे, कि अगर सारी की सारी बीच में कंडक्टिंग मटेरियल हो, T इज इक्वल्स टू डी, और साथ में कौन सी कंडक्टिंग स्लैब रख दी जाए पूरी की पूरी, तो आपको डायरेक्ट याद हो इस केस में कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाती है। और अगर हमने क्या है T इज इक्वल्स टू डी और सारी की सारी डायलेक्ट्रिक स्लैब भर रखी है हमने उसके अंदर, तो आपको पता होगा इस टाइम पे जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स हो जाती थी सी के। तो ये 2 केस थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो ये लास्ट टाइम तक का था डिस्कशन, मतलब एक रिविजन टाइप सा हो गया। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो टॉपिक है उसकी मैं बेटा जी हेडिंग लिख देता हूँ, वो है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बाय
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही पढ़ रहे हैं, उसी के लिए एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, पैरेलल प्लेट तो ऑलरेडी बना चुके हैं 2-3 बार, तो वही बना लेते हैं अपन, तो बुला लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास पहुंच चुका है इस तरह से। अब एनर्जी स्टोर क्यों लिखा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही दिमाग में आना चाहिए कि भाई अब एक कैपेसिटर एनर्जी किस तरह से स्टोर करता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना। बोले सर ये तो हमें पता है, बिल्कुल चार्ज स्टोर करता है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, देखो इस प्लेट की ये जो दो प्लेट देख रहे हो कैपेसिटर की, एक प्लेट पी है एक क्यू है, हमने इसको देखो चार्ज देना है इस कैपेसिटर को, कैपेसिटर की इस पी प्लेट को ही देना है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में मतलब इनिशियल टाइम पे इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, और लेकिन मैं इसको क्यू चार्ज तक देना चाहता हूँ, मतलब जीरो से लेकर अप टू क्यू चार्ज। तो लेट अस सपोज इस दौरान मैंने इसको थोड़ा सा चार्ज दिया, कोई डी क्यू मान लेते हैं। जब आप सोचो डी क्यू चार्ज दे दिया, इसने चुपचाप रख लिया। अब जैसे ही इसको थोड़ा सा चार्ज और दोगे, देखो प्लस का चार्ज दिया तो दूसरी बार भी प्लस का दोगे, तो जैसे तुम प्लस का चार्ज देने लगोगे तो पहले वाला चार्ज और चार्ज को आने से रोकेगा, उसको रिपेल करेगा। तो यानी अगर आप इस प्लेट को लगातार चार्ज देना चाहते हो तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेट पे ऑलरेडी प्लस का चार्ज है, आप प्लेट को प्लस का और दे रहे हो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा। यानी उस प्लेट को चार्ज करने के लिए, उस प्लेट पे चार्ज देने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन बेटा जी, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमें बस उसी का फॉर्मूला बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखते हैं कि यार एनर्जी स्टोर कैसे करता है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम कुछ चार्ज देते हैं, वन व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू कैपेसिटर, हम क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज देते हैं, दिस चार्ज रिपेल्स अदर इनकमिंग चार्ज। ये जो चार्ज हम देंगे, ये और जो चार्ज आएगा इनकमिंग जो आ रहा है उसको क्या करेगा, रिपेल्स अदर इनकमिंग चार्ज, है ना, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो टू चार्ज दिस कैपेसिटर वी हैव टू डू सम वर्क, है ना। सो टू चार्ज दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम वर्क हैज टू बी डन, सम वर्क हैज टू बी डन, भाई साहब कुछ वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर, और यही भैया यही, एंड दिस वर्क डन is stored in the form of पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जी ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और हमें इसी का जस्ट एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बनाना है। क्लियर, इसी का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो सबसे पहले इनिशियली प्लेट पे चार्ज कितना था, इनिशियली चार्ज तो प्लेट पे 0 था, और हमें क्या करना है, टोटल चार्ज जो देना है, टोटल चार्ज टू बी गिवन हमें बेटा जी इसको 0 थोड़ी रखना है, हमें तो इसको क्यू चार्ज देना है। तो यार 0 से क्यू चार्ज देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, हमने माना भाई देखो ये जो हमारा कैपेसिटर है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने इसको मान लीजिए थोड़ा सा चार्ज डी क्यू दिया, पहले हम थोड़े से डी क्यू चार्ज के लिए निकालते हैं, लेट डी क्यू चार्ज इज गिवन, डी क्यू चार्ज इज गिवन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, डीक्यू दे दो। अच्छा तो मुझे बताओ इस थोड़े से डीक्यू चार्ज को देने के लिए थोड़ा सा वर्क डन होगा, है ना, इस थोड़े से चार्ज को देने के लिए थोड़ा सा वर्क डन होगा, तो स्मॉल वर्क डन फॉर दिस, इस छोटे से चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसको अपन डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, थोड़ा ही तो है, थोड़ा सा चार्ज डी क्यू दिए। तो आपको बेटा जी पता होगा वर्क डन होता है पोटेंशियल कौन सा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का, तो पोटेंशियल इनटू कितना चार्ज दिया, इनटू चार्ज तो हमेशा डी क्यू दिया, यही तो फॉर्मूला होता है, अपन लिख लेते हैं। तो v इंटू डी क्यू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्यू को, बेटा जी डी क्यू, क्योंकि कैपिटल क्यू यूज करे ना, तो ये बन गया v इंटू डी क्यू, ये बन गया बेटा जी डी डब्ल्यू। लेकिन हमें थोड़ा चार्ज नहीं देना, हमें तो उसको 0 से लेके क्यू तक चार्ज देना है, हमें तो निकालना है टोटल वर्क डन। तो हमें निकालना है टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू क्यू। यार 0 से क्यू चार्ज करने के दौरान का टोटल चाहिए वर्क डन, तो ये टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा जो वर्क डन है वो क्या है, पोटेंशियल इनटू थोड़ा चार्ज, तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर दो, है ना, फॉर टोटल क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। तो टोटल वर्क डन जो आएगा बेटा जी वो इंटीग्रेशन किसका होगा, इधर भी v इंटू डी क्यू। अच्छा जी इसकी लिमिट क्या होगी, देखो चार्ज की लिमिट, चार्ज स्टार्टिंग में 0 है और हमें क्यू तक देना है,
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें एक बात का पता है, वी नो, तुम्हें भी पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है कि जो Q होता है बेटा जी वो CV के बराबर होता है। तो यहाँ से आप मुझे बता दो जो V आएगा बेटा जी वो चार्ज अपॉन में कैपेसिटी के बराबर होगा। तो बस यही वैल्यू यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं V की, ये जो वैल्यू है। तो वर्क डन जो आया आपके पास बेटा जी इंटीग्रेशन 0 से Q, और V की जगह क्या लिख दिया हमने, Q अपॉन C लिख दिया इंटू में DQ। अब थोड़ा सा इसको इंटीग्रेट करना आसान है। देखो C कांस्टेंट है कैपेसिटी का, जो इसको बाहर निकाल दिया तो 0 से Q और यहाँ पर Q विद रिस्पेक्ट टू DQ। अच्छा, यहाँ पर बेटा जी मैं आपको, देखो जो बच्चा जिसको मैथमेटिक्स पढ़ा है तो अच्छी बात है, जो बच्चा नहीं है बायोलॉजी से तो उसके लिए मैं बता देता हूँ बेटा जी, आपने ना एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है कि x की पावर कुछ मान लीजिए n है और आप उसको विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करते हो, तो जस्ट क्या होता है x की पावर एक बढ़ जाती है डिवाइड बाय वो बढ़ी हुई पावर। आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, जैसे x की पावर n है तो क्या हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय n। अब यहाँ पर अगर आप जरा देखें तो q की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो 1/c एज इट इज, q की पावर 1 है और अभी भी मैंने बताया कि पावर को एक बढ़ा दो 2 होगी डिवाइड बाय बढ़ी हुई पावर, लिमिट है बेटा जिसकी 0 से q। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं साइड साइड लिख ही रहा हूँ। तो हमारे पास जो बना वो वर्क डन का जो फॉर्मूला बना बेटा जी वो बना 1/c, और यहाँ पर बचा Q² अपॉन में 2 और 0 से Q। अब देखिए जो चीजें बाहर निकलने वाली निकाल देते हैं, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हाफ, और देखो नीचे C भी है और ऊपर लिमिट पुट कर देते हैं। पहले देखो इस Q की जगह Q को ही रख दो तो Q² माइनस फिर इस Q की जगह 0 पुट कर दो तो बेटा जी 0 का स्क्वायर बनेगा, तो उतना ही ये बना हमारे पास हाफ Q² अपॉन में C, ये बन गया वर्क डन। और ये वर्क डन थोड़ी है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा कि this work done is stored in the form of potential energy, in the form of पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तो है। तो बेटा जी इसको W को ही हम बेटा जी क्या लिख देते हैं, U लिख देते हैं, कैपिटल U है, जरा ध्यान देना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ Q² अपॉन में C। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो हमें यही ड्राइव करना था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है या कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो हमें जो फॉर्मूला बना वो U का बना क्या, हाफ Q² अपॉन में C। तो क्या करते हैं हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, इसकी दो और फॉर्म बना लेते हैं। कैसे बनाए, अब जरा इस फॉर्मूले में देखो एक Q भी दिख रहा है एक C भी दिख रहा है। तो मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं Q तो यार CV के बराबर होता है। तो क्या करो, एक बार Q की वैल्यू पुट कर लो और एक बार C की, C यहाँ से निकालोगे तो Q/V आ जाएगा। तो बस दोनों काम कर लो। लेट अस सपोज मैं यहाँ Q की वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे पता है Q होता है CV, तो जैसे ही पुट किया तो ये बन गया बेटा जी हाफ CV का होल स्क्वायर अपॉन में C। तो बेटा जी ये बन गया आपके पास हाफ CV², क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो देखो एक फॉर्मूला ये भी सामने आ गया, ये इस तरह से U का फॉर्मूला हमारे पास सामने आ गया। तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। अच्छा एक और बनाते हैं, देखिए Q की वैल्यू पुट करके ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं C की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है C जो है वो Q अपॉन में V है, जैसे यहाँ पर पुट करते हैं तो U जो आया वो आपके पास आया हाफ Q² Q अपॉन में V। तो Q से ये कैंसिल हो गया बेटा जी, तो आपके पास U जो बना वो बना हाफ Q इंटू V। तो ये भाई साहब इसका तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो कुल मिला के मुझे जो याद रहा मैंने लिख दिया कि भाई अगर आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर पूछ ले तो उसके कई फॉर्मूले हैं, आप उसको हाफ Q² अपॉन C से भी याद कर सकते हो, हाफ CV² से भी याद कर सकते हो और हाफ Q इंटू V से भी याद कर सकते हो। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं बेटा जी इसी के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक सो तुम्हें ये याद हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। तो बेटा जी ये वाला फॉर्मूला आपके काम का है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमारा मेन मकसद था, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अच्छा इस पे भी जनरल सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसके स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन करते हैं इस पे। तो अगले पेज पे बढ़े तो इसके कुछ स्पेशल केसेस बनाते हैं। स्पेशल केसेस, अभी इसी से जुड़ा एक और पॉइंट भी हमारा, उसको भी देखेंगे। तो स्पेशल केस नंबर 1 क्या है, देखिए अगर आप यू के फॉर्मूलेज देखो तो यार 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन सा था आपका, जो पहला फॉर्मूला था Q²C, दूसरा था हाफ CV² और तीसरा था हाफ QV। देखो कब कौन सा लगाना है वो तो सिचुएशन डिसाइड करेगी, तो सिचुएशन डिसाइड करेगी। अगर मान लीजिए तुम्हें कह दिया जाए किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर की बात की जाए, यार आपको ऐसे क्वेश्चन हिंट के तौर पे बता रहा हूँ, आपको बेटा जी कहा जाए यार तुम्हारे पास ऐसे 2 कैपेसिटर हैं
और मैंने बोला इसको भी तुमने 220 वोल्ट से जोड़ रखा है, इसको भी 220 वोल्ट से जोड़ रखा है ना बेटा जी। तो आपसे बोला कि इस वाले पहले वाले ने जो है वो 200 कूलाम चार्ज स्टोर कर लिया, Q1 नाम दे देता हूँ इसको, मैंने बोल दिया यार इसने तो 150 कूलाम स्टोर किया, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, या एनर्जी स्टोर्ड का बता दो यार तुम। तो सबसे पहले सिचुएशन को अगर आप जरा ध्यान से देखो यार, तुम्हें एक चीज तो गिवन है, तुम्हें दोनों का पोटेंशियल गिवन है और वो दोनों बराबर है। तो यानी मैं एक ऐसा फॉर्मूला, अगर मुझे एनर्जी चेक करनी है तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला चेक करूंगा जो जिसमें पोटेंशियल आता हो। तो पोटेंशियल बेटा जी दूसरे और तीसरे में आ रहा है, और साथ में आपको क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, यानी चार्ज वाले कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लास्ट वाला मैंने फॉर्मूला उठाया तो मैंने देखा U तो यार हाफ Q इंटू V भी होता है। अब V तो दोनों के लिए सेम है, तो U जो डिपेंड किया बेटा जी वो चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड किया। अब आप देखें जो कैपेसिटर नंबर पहला है, पहला कैपेसिटर जो है ना C1, तो उसने 200 कूलम चार्ज लिया और दूसरे ने 150 लिया। तो जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो यानी पहले कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। बस इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। और अगर तुम्हें इन्हीं में कैपेसिटी पूछ ले तो यार कैपेसिटी का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, Q बाई V होता है, वो तो Q बाई V तो होता है। अब V तो दोनों का सेम है, तो कैपेसिटी भी उसकी ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा वही सेम, यानी कैपेसिटी पहले की ज्यादा होगी दूसरे की कम होगी। तो बेटा इस तरह से तुम इनमें ये चीजें बता सकते हो। तो फॉर्मूला कौन सा चूज करोगे वो तो डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। जैसे मैं एक तुम्हें सिचुएशन और देता हूँ, लेट अस सपोज तुम्हें किसी सिचुएशन में ये कहा गया कि तुम्हारे पास ऐसे दो कैपेसिटर हैं और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। पहले को 20 वोल्ट मिल रहे हैं और दूसरे को मान लीजिए 30 वोल्ट मिल रहे हैं। पहले को कहा कि यार पहले ने जो चार्ज स्टोर कर रखा है वो 200 कूलम है और दूसरे ने भी 200 कूलम चार्ज को स्टोर किया, दोनों का यानी चार्ज सेम है। जनरली जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, आप देखोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ होता है, चार्ज सेम रहता है। अब आपको कहा यार इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी C2 है, तो आपने बताना यार C1 C2 में बड़ा कौन सा है और दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज को भी कंपेयर करो। तो बहुत आसान है ये वाला प्रश्न। तो जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि अगर मुझे कैपेसिटी का बताना है तो कैपेसिटी होती है Q अपॉन में V। अब देखो इस केस में Q दोनों का सेम है बेटा जी। अब अगर Q सेम है तो C जो है वो V पे इनवर्सली डिपेंड की, यानी जिस वाले का पोटेंशियल ज्यादा, देखो पोटेंशियल इस वाले का ज्यादा है बेटा जी, इसकी कैपेसिटी कम होगी, और इसका पोटेंशियल कम है तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। यानी दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो C1 इज ग्रेटर देन C2। तो एक तो कंक्लूजन ये निकल गया। अब U की निकालनी है वैल्यू, अब U के लिए कौन सा फॉर्मूला चूज करें, तो भैया फॉर्मूले को देखो। तो एक तो है हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। सबसे पहले देखो चार्ज दोनों का सेम है तो ऐसा फॉर्मूला जरूर चूज करो जिसमें चार्ज आता हो। तो ये तो पहला और लास्ट वाला है। चार्ज के अलावा और क्या गिवन है, पोटेंशियल, तो यानी लास्ट वाला फॉर्मूला सबसे सुटेबल बैठता है। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया हाफ Q इंटू V। अब देखो चार्ज तो सेम है, हाफ भी तो कांस्टेंट है, तो U पोटेंशियल की डायरेक्टली हुई, जो पोटेंशियल ज्यादा एनर्जी वही ज्यादा स्टोर करेगा, यही तो रिजल्ट आया। तो यानी दूसरा कैपेसिटर जो है उसकी जो एनर्जी होगी ना U2 वो ग्रेटर होगी किससे, U1 से। तो इस तरह के कंक्लूजन तुम निकाल सकते हो इन फॉर्मूलाज पे बेसिस पे। तो बड़े सिंपल थ्योरेटिकल से क्वेश्चन बनते हैं, ये कोई डीप क्वेश्चन आप इसको कोई कंसेप्ट ना समझो, जस्ट जस्ट आप सोचो कि कैसे कंपेयर कर सकते हो इन चीजों को। आप कौन सा फॉर्मूला डिसाइड करोगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। और हमेशा कोशिश करो जब भी तुम्हें कोई फॉर्मूला यूज करना है, आप देखो कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज है जो दोनों की क्या मिल रही हो, दोनों की कांस्टेंट, या जिसको अपन बोलते बेटा जी सेम दे रखी हो। अब कई बार ये वर्ड सीधा तुम्हें दिखेगा नहीं, अगर मान लीजिए किसी तरह के किसी क्वेश्चन में हम सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है यार सीरीज कॉम्बिनेशन में तो चार्ज सेम होगा, ऑलरेडी मुझे पता है। और अगर मान लीजिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक पता है यार पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तो पोटेंशियल सेम होता है। तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं और आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं। देखो ये दो चीजें तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी, सीरीज में चार्ज का सेम होना, पैरेलल में पोटेंशियल का सेम होना, उसके अलावा एक फैक्टर तुम्हें और दे देगा कंपैरिजन करने के लिए। इस तरह से तुम सिचुएशन के साथ डील कर सकते हो। चलिए जी, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, देखो मास डेंसिटी तो सबने सुना है, मास डेंसिटी आपको पता होगा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक ही तो सोच रहे हो तुम। कैपेसिटर भाई साहब ने क्या किया था, कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर की थी, भाई यही तो कैपेसिटर था। अब आपने इस कैपेसिटर पे क्या किया था, आपने इस कैपेसिटर को चार्ज किया था, तो चार्ज करने के लिए वर्क डन करना पड़ा, वही उसके पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, बिल्कुल स्टोर हुआ। तो देखो वो जो चार्ज आपने एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर किया बेटा जी, वो कहाँ फैला हुआ है, बोले सर वो तो सारा इसके अंदर फैला हुआ, यानी इस पूरे वॉल्यूम के अंदर, ये जो तुम देख रहे हो इसके पूरे के अंदर। तो
हम अगर निकालना चाहते हैं बेटा जी एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी निकालना, एनर्जी डेंसिटी होता है क्या, तो आप लिख सकते हो, अरे कलर चेंज करें ना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की बेटा जी, डिवाइड बाय वॉल्यूम, उस कैपेसिटर का वॉल्यूम, बस इसी चीज को अपन एनर्जी डेंसिटी बोल देते हैं। इसको छोटे u और साथ में e लिखा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में करता है ना, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तुम्हें पता होगा प्लेट्स के बीच में, तो किसके बराबर होगा, कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर, उसको u से लिखा, और वॉल्यूम को मैं VOL से लिख देता हूँ, v से नहीं लिखता यार, v से क्यों नहीं लिखा मुझे आप गैस कर ही सकते हो यार, क्योंकि v से लिखने का मतलब होगा पोटेंशियल लिखना, इसलिए मैंने वॉल्यूम लिख दिया। अब आपको पता होगा यार एनर्जी स्टोर के तो काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो मैंने यहाँ पर लगाया हाफ CV² वाला फॉर्मूला, डिवाइड बाय बेटा जी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो सकता है तुम मुझे बताओ, प्लेट का एरिया A है और ये इनके बीच का सेपरेशन D है, तो जो वॉल्यूम हुआ वो A इंटू डी भी तो होता है, तो बस इसी को लिख दिया A इंटू डी। थोड़ा सा फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने, ये जो UE आया हमारे पास वो आया हाफ CV² अपॉन में A इंटू डी। अच्छा C की वैल्यू पता है तुम्हें, खाली कैपेसिटर हो अगर, अरे सर फिर बीच में वो लाइनें, कलर सा क्या कर रहा है, कलर सिर्फ बता रहा था कि वॉल्यूम के अंदर बेटा जी स्टोर, ये कलर से ये बता रहा था, ये कोई स्लैब नहीं रख रखी, खाली है, तो खाली कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यही ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो हाफ A एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन में D नीचे चला गया ना, तो A इंटू डी, एक पहले था और एक और आ गया, देखो A से तो A कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन में D²। अच्छा V बाई डी भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अरे V बाई डी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस, पोटेंशियल दो पॉइंट्स या दो प्लेट्स के बीच का, और D उनके बीच का सेपरेशन, तो आपके पास बेटा जी क्या बन गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ V बाई डी का होल स्क्वायर, भैया ये सब बन गया हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो भैया एक और बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बना, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। तो ये बन गया आपके पास किसका फॉर्मूला बेटा जी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। यानी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो जो एनर्जी स्टोर करता है, तो पर यूनिट कितनी एनर्जी स्टोर करता है, ये आपका रिक्वायर्ड बेटा जी क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्दर कुछ चैप्टर्स के अंदर ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, वहां यूज हो सकता है। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उस बेटा जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर भी ये चीज आपको काम आएगी, ठीक है ना, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये था बेटा जी आपका एनर्जी स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर और एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले थी, एंड इसके बाद अब नया टॉपिक पढ़ लेते हैं अपन, है ना। तो नया टॉपिक जो है उसकी मैं हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ। तो नया टॉपिक है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का। देखिए आप बोलेंगे डायरेक्ट आपको बुक में बेटा जी नहीं मिलेगा, आपको ये एडिशनल क्वेश्चंस के अंदर भी मिलेगा, तो ये दोबारा नहीं करेंगे अपन, यही डिस्कस कर लेंगे। तो अब क्या है, एक्सप्रेशन है बेटा जी, एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, किसकी वजह से, ड्यू टू स्फेरिकल कैपेसिटर। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला बनाना है। मेरी बात समझ ही रहे होगे हम कर क्या रहे हैं। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, हम स्फेरिकल वाले की फॉर्मूला बनाएंगे, ज्यादा उसके डीप में नहीं जाएंगे भाई। अब स्फेरिकल कैपेसिटर तो तुम्हें पता ही है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, याद है अगर आपको, तो मैंने बताया था स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इन विच, है ना जी, कैपेसिटर इन विच क्या होता है भैया, कैपेसिटर जिसके अंदर क्या होता है मुझे बताओ, जो प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, प्लेट्स आर spherical and spherical and having कॉमन सेंटर होता है ना इनका, कॉमन सेंटर होता है। चलिए जी अब बना लेते हैं ना, डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम को समझ लेंगे, फिर आसानी से अपन बना भी लेंगे। तो शेप क्या चाहिए भैया, स्फीयर बनाना है तो गोला सही तो बनाना पड़ेगा। तो बना ले, किस कलर का बनाए, तुम्हें कौन सा पसंद है, चलो ऑरेंज कलर का बना लेते हैं। तो ये हमने कैपेसिटर का बड़ा सारा डायग्राम बना लिया, कि सोल्व तो यार साइड में छोटे में हो ही जाएगा, कि छोटा ही बना लेते हैं इसको। ये लीजिए, चलो थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं इसको। एक और की जरूरत है भाई, अपन एक और बना लेते हैं, ये छोटा वाला अंदर लाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्लेट्स बन गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए।
अब थोड़ी सी और भी तो चीजें की जरूरत है, जैसे मुझे पता है कि जो बाहर वाला होता है इसको हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं, ये होती है बेटा जी अर्थिंग, तो अर्थिंग होगी इसकी। अच्छा, इस अंदर वाले स्फीयर को अपन नाम दे देते हैं ए और बाहर वाले को नाम दे देते हैं बी। ठीक है सर, अच्छी बात है, नाम दे दिया। अब देखो ये दोनों का कॉमन सेंटर है ओ, और अंदर वाले स्फीयर की भी कुछ रेडियस माननी पड़ेगी, उसको छोटा ए लिख दिया, और जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी जो रेडियस है उसको अपन ने छोटा बी लिख दिया। तो ए बी क्या हुई, रेडियस होगी, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी क्या हुए, टू कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर वाले स्फीयर्स। ठीक है ना, स्फीयर्स विद रेडियस, इनकी रेडियस बेटा जी कितनी है, विद रेडियस ए बी, ए कैपिटल ए वाले स्फीयर की है, बी कैपिटल बी स्फीयर वाले की। इस तरह से अपने रेडियस बना ली। अब हम चार्ज देते हैं इसको, क्योंकि कैपेसिटर को तो चार्ज करना है, तो चार्ज किस प्लेट को देंगे, चार्ज हम इसको देंगे यहाँ पर। तो हमने बेटा जी इसको इस तरह से यहाँ पर चार्ज दे दिया इस कैपेसिटर की इस प्लेट को। जैसे ही हम इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो दूसरी बी प्लेट के अंदर वाली साइड पे यहाँ पर नेगेटिव का इंड्यूस हो जाएगा, उसके दूसरी तरफ प्लस का भी आएगा, लेकिन वो अर्थिंग की वजह से ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया माइनस का, जो प्लस का है वो जो सरफेस वाला तो चला जाएगा ग्राउंड के अंदर। यहाँ तक कहानी तुम्हें समझ आ गई होगी, है ना जी, समझ आ गई होगी कहानी यहाँ तक। अब हमें तो कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी निकाले कैसे, अब फॉर्मूलेज याद करो तो यार, वो तो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल कौन सा, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बातों को सुनना जरा, ये जो पीछे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे यार, यहाँ तो दो प्लेट के, इस प्लेट और इस प्लेट का पोटेंशियल का डिफरेंस मुझे पता है v हुआ करता था, पोटेंशियल डिफरेंस आसान था वो निकालना। लेकिन यहाँ पर तुम मुझे बताओ कि इस स्फीयर ए और इस स्फीयर बी, इन दोनों के बीच का, यानी इन इतने से रीजन का क्या तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। अगर मैं उसको v से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या तुम्हें पता है, नहीं पता ना, पहले हमें उसी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने इस प्लेट को अंदर क्यू चार्ज दिया है, तो इस चार्ज को इस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करोगे तब जाके कैपेसिटी आएगी आपके पास। देखो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेंगी, उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो हम कैसे निकाले, कैसे इस चीज को सोल्व करने का एक तरीका देखो। देखो सिचुएशन में दिक्कत क्या आ रही थी, अगर आपको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, देखो कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे कॉर्नर में बता दूं, देखिए इस पेज पे बता देते हैं, ये रफ वर्क के लिए बता रहा हूँ, मतलब डेरिवेशन के बीच में नहीं है, ये रफ है। देखो जब भी ना आपको बेटा जी कैपेसिटी निकालनी होती है, तो आप मान लीजिए जैसे ये दो पॉइंट्स है, देखो ये पहली प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, है ना, इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस पे प्लस का है और इस वाले पे बेटा जी माइनस का है। तो आपको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए v। अच्छा, फिर इस Q को V से डिवाइड करोगे तब जाके कैपेसिटी आएगी, लेकिन इसके लिए V पता होना जरूरी है। अब V निकाले कैसे बेटा जी, V निकालने के लिए कोई तरीका ढूंढो। तो हमने ना एक टॉपिक पढ़ा हुआ है जिसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा जी, वो dV/dr होता है। तो यहाँ इस जुगाड़ का इस्तेमाल करके, इसी फॉर्मूले से हम dv इज इक्वल टू ई इंटू डी आर करके यहाँ से बेटा ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ऑलरेडी गॉस थ्योरम में। तो यहाँ से बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से v आ जाएगा, और v यहाँ पर पुट करके कैपेसिटी निकालेंगे। तो थोड़ा सा लंबा सा काम है, लेकिन आप जब देखोगे ना सोल्व करते टाइम बहुत आसान लगेगा आपको। तो चलो लेट्स स्टार्ट, अपन कर देते हैं। तो मैं इस डायग्राम को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला डायग्राम अभी आपके आगे भी काम आएगा अगली स्लाइड्स पे। तो डेरिवेशन अब इसका स्टार्ट करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, आसान ही है डेरिवेशन। तो इस डायग्राम को अपन कॉर्नर में ले गए, तो डेरिवेशन को करें स्टार्ट भाई। देखो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अब एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब इन दोनों स्फीयर्स के बीच में। पहला स्फीयर ए है, ये प्लेट की तरह ही तो है, दूसरा स्फीयर बी है, ये भी प्लेट की तरह, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लेंगे तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद हम आसानी से कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो चलो हमने क्या किया, एक काम किया, मैंने क्या किया, बीच में कोई भी एक ऐसे अपनी मर्जी का एक पॉइंट ले लिया इन दोनों स्फीयर के बीच में, और इसको मिलाकर मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर बना दिया। देखो डॉटेड लाइन से अगर तुम देख पा रहे हो तो तुम्हें डॉटेड लाइन से एक स्फीयर दिख रहा होगा। तो ये मैंने इमेजिन किया जो कि कहीं पर भी है इन दोनों के बीच में, ये कोई एक्स नाम का पॉइंट है। ठीक है, तो जिसका जो डिस्टेंस है, देखो एक्स जो है वो भी सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, तो इस डिस्टेंस को बेटा जी मैंने आर लिख लिया। लेट एनी पॉइंट एक्स, है ना, बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, दोनों के बीच में, यानी आर जो बेटा जी वो ए से तो बड़ा है
वो बी से छोटा है, मतलब इनके बीच में कहीं पर है वो। अब हमने ना इस एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स। कैसे निकालोगे बेटा जी एक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। गॉस थ्योरम का यूज करोगे, देखो इतने इतने का चार्ज, मतलब वही है यार, गॉस थ्योरम तुम सबको पता है। इस पॉइंट के आजू बाजू में छोटा सा एरिया मानोगे पहले, तो तुम उसकी वजह से फ्लक्स निकालोगे, फिर पूरे का फ्लक्स निकालोगे, फिर गॉस थ्योरम के साथ कंपेयर करोगे। इतना लंबा चौड़ा काम करना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ई जो आएगा बेटा जी वो आपके पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज देखो इस इमेजिनरी, इस गॉसियन सरफेस के अंदर, ये जो डॉटेड लाइन वाला है इसके अंदर तो प्लस का चार्ज ही है, और इसका डिस्टेंस है बेटा जी आर है, तो आर स्क्वायर। तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो बेटा जी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस एक्स पॉइंट का, ध्यान से सुनना, ये एक्स पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम करना क्या चाहते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इस ए और बी स्फीयर के बीच में। तो हमें ये ऑल्सो हमें पता है, वी नो, यू नो, क्या भाई, कि जो E होता है वो तो dv/dr के बराबर होता है। तो सर बिल्कुल पता है। अब इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर उठाया और मैंने लिखा यार, क्या मैं dv को E इंटू dr लिख सकता हूँ? ध्यान देना बेटा जी, ये मैग्नीट्यूड की टर्म में है, यहाँ पर हम यहाँ पर साइन नहीं लगा रहे। तो dv की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी, E इंटू dr आ गई। अब हमें निकालना है इस A और इस B स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। हमें निकालना बेटा जी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में बेटा जी, ए और बी के बीच का। तो क्या करें, मुझे ये तो डीवी तो थोड़ा सा पोटेंशियल है इस एक्स पॉइंट के लिए, तो क्या कर दे, इंटीग्रेशन कर दे। बिल्कुल सर, डीवी को इंटीग्रेट कर दे, इधर से ई इंटू डी आर को इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या है, लिमिट देखो हमारा जो डिस्टेंस है ना वो सेंटर से लेके ए तक, यहाँ से उठा के फिर बी तक है। क्या मेरी ये बात को समझ पा रही है? ये जो मैंने छोटा सा स्टेप ये वाला, ये स्टेप करने का मतलब क्या हुआ, देखो आपको मैं ऑलरेडी एक बात बता चुका हूं कि अगर तुम इन दो पॉइंट्स का, अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच का, इन दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो मैं क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होगा और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसकी जरूरत पड़ेगी, तब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दो पॉइंट के बीच का फील्ड पता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या किया उसके लिए आप देख पा रहे हो, हमें ए बी निकालना था, ए और बी दोनों प्लेट्स, क्योंकि स्फीयर शेप की प्लेट्स है इस बार। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया बेटा जी, हमने ए डी आर को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी कि भैया हम सेंटर से ए डिस्टेंस से स्टार्ट हुए हैं यहाँ से, और हमें बी डिस्टेंस तक जाना है, तभी तो आप इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे। बस दिक्कत क्या है, ई की वैल्यू ये जो है इक्वेशन नंबर 1 वाली ये पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट कर दो, फिर ज्यादा दिक्कत वाली क्या बात है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा बेटा जी वो आपके पास E इंटू में डी आर है, मुझे पता है लिमिट यहाँ A से B है। अब E की वैल्यू जो है वो आपको वो भी पता है, E का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन में आर स्क्वायर है इंटू में डी आर। अब देखो कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह बाहर निकाल लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, Q भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन A से B, 1/r² है, तो इसको मैं r की पावर -2 इंटू डी आर लिख सकता हूँ। और आपको मैंने सिखाया हुआ है कि देखो अगर आपके पास x की पावर कोई n हो विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यही तो होता है। तो यहाँ पर कर देते हैं इस चीज को बेटा जी। तो आपके पास क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और यहाँ से देखिए जी क्या आ जाएगा, r की पावर -2 +1 -2 +1, लिमिट आपकी बेटा जी a से b है। थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें तो ये बनना 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या हम कुछ सही कर रहे हैं, मुझे बताओ? अरे बिल्कुल सही तो कर रहे हैं अपन। तो बेटा जी आपके पास क्या आया, 1/एप्सिलॉन नॉट, ये आर की पावर क्यूब, ये इधर है ना, क्यूब को क्यों बोल रहे हैं, तो आर की पावर यहाँ पर -1 डिवाइड बाय -1, आर -1 ही आर की पावर है, कहीं इसको गलती से लिख दो। तो बेटा जी ये आपके पास बना क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस है ना इसको अपन अंदर ही भी घुमा देंगे, देखो देखते जाओ। तो ये मैं इसको -1 को नीचे ले आया, और देखो ये आर की पावर -1 है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो क्यों ना इसको अपन, इसको थोड़ा सा सीधा ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 1/r ना, ये मैं इसको भी थोड़ा सही कर देता हूँ क्योंकि बाद में जब इसको तुम देखोगे ना तो मैं लगेगा ये इस तरह से। तो आर की पावर -1 थी, तो लिमिट थी ए से बी। अच्छा चलो फर्दर सोल्व कर लेते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस ही आ रहा है अभी तो हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1/r है, लिमिट ए से बी है। अब लिमिट्स पुट करने की बारी आई। अब आपको पता है पहले अपर लिमिट, आर की जगह ऊपर क्या लिखा हुआ, बी पुट किया, -1 बाई लोअर लिमिट ए, इसको बेटा जी सोल्व किया, क्यू ओपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके पास देखो ये क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा ना इस तरह से, -1/b
तो ये माइनस माइनस तो प्लस का हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, q इंटू में q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आया ए बी, तो यहाँ से क्या आया b माइनस ए। तो अब जाके हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बेटा जी कोई एरा गैरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकल चुका है। अब तो बहुत आसान का बचा, नाउ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी तो बहुत आसान है, चार्ज को पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, तो चार्ज q पोटेंशियल अभी भी निकाला, q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से बेटा जी b माइनस ए डिवाइड बाय ए बी, कुछ कैंसिल वैंसिल, अरे q से q कैंसिल, तो c जो आया आपके पास वो आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी डिवाइड बाय b माइनस ए। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला बेटा जी, ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप के कैपेसिटर के लिए क्या आ गया, रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, तो आई थिंक सो ये बात क्लियर है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये वाला, कोई ज्यादा टिपिकल या जिसको ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं बोल सकते। तो इस तरह से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। मुझे बता दो अगर आप बच्चों को समझ आ गया हो तो एक बार ऐसे कमेंट करके बता दो समझ आ गया क्या। तो ये बेटा जी इस तरह से हम फॉर्मूला बना लेते हैं किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए। अच्छा एक अब हम कर लेते हैं सिलेंड्रिकल का भी कर लेते हैं। देखो इसके स्पेशल केस बनाना चाहो तो बना लो, थोड़ा सा स्पेशल केस लिख लो यार, एक ज्यादा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ज्यादा डिटेल में अपने को पढ़ना ही नहीं है। इसके स्पेशल केस चाहो तो बना सकते हो। अगर अभी अभी इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला बन के आया तो वो कुछ इस तरह से आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी डिवाइड बाई क्या था, बी माइनस ए था, कुछ इस तरह से फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये किसके लिए, जब दो स्फीयर है हमारे पास इस तरह से, और अगर आपको याद होगा 4 आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर समझते हो, अब एक इकलौता, अब वो कौन सा था, अर्थ वाला जैसे याद हो उस केस में निकाला था, तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता था बेटा जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू उसकी रेडियस हुआ करती, तो ये वाला हुआ करता था एक अकेले के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो क्या फर्क है, ये क्या है, ये अकेला नहीं है, तो मैं इसको सी डैश लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा सा कंपेयर हो जाएगा ना दोनों, इसलिए मैंने लिख दिया। तो आइसोलेटेड स्फीयर का ये है, और अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर लगाओ तो ये है, दोनों में फर्क है, दोनों में फॉर्मूले में। अब चलो दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, तो मैंने सी डैश को सी से डिवाइड किया, तो मेरे पास कुछ अब देखो अंदर वाले की रेडियस कुछ ए मान लो, कुछ कैंसिल वैंसिल करना है ना, अगर एक की रेडियस ए मानना चाहो तो ए मान सकते हो, तो कंपेयर करना है तो कर लो। चलो मैं इसकी रेडियस को ए मान लेता हूँ, एक अंदर वाला अकेला स्फीयर लेता तो ये बन जाएगा बेटा जी आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी होल डिवाइड बाई बी माइनस ए, और इंटू में ये क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, कुछ कैंसिल वैंसिल, अरे बिल्कुल कैंसिल, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा जी बी डिवाइड बाई बी माइनस ए, यानी आपके पास सी डैश बाई सी आ गया बी डिवाइड बाई बी माइनस ए। अरे यार बी और बी माइनस ए में क्या फर्क है, अरे बी माइनस ए तो छोटी टर्म है, तो सी डैश बाय सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, और अब देखो बी ऊपर वाला बड़ा होगा, बी माइनस ए छोटा है, तो यानी ये जो टर्म है बेटा जी ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, तो यानी सी डैश बाय सी ग्रेटर देन 1, यानी सी डैश इज ग्रेटर देन सी। अरे सी डैश क्या था, दो जब आपने कैपेसिटर, दो स्फेरिकल कैपेसिटर ली, और सी क्या था जब अकेला था, इसका मतलब एक अकेले स्फीयर की बजाय अगर आप क्या करते हो उसको, आप दो स्फीयर कंसेंट्रिक ले लेते हो तो कैपेसिटी इंक्रीजेस, कैपेसिटी जो है बेटा जी वो क्या हो जाती है, इंक्रीजेस बाय यूजिंग टू स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फीयर इंस्टेड ऑफ वन आइसोलेटेड स्फीयर। एक अकेले स्फीयर की बजाय अगर आप दो स्फीयर लेते हो जो कंसेंट्रिक हो, एक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें इंक्रीज्ड कैपेसिटी की रिलेशन मिल जाती है इसके अंदर।